30 साल बाद लौट आया बेटा। एक सच्ची और भावुक कहानी। दिल्ली की बारिश उस दिन कुछ अलग थी, जैसे आसमान को भी पुरानी यादों को धोने की जिद हो गई हो। जुलाई का महीना था, लेकिन मौसम का मिजाज कुछ और ही बता रहा था। कभी हल्की फुहारें पड़ती, कभी अचानक तेज बौछार शुरू हो जाती। 26 मंजिल की ऊंची इमारत में एक कोने के केबिन में खड़े थे चंद्र प्रकाश शर्मा। 65 साल की उम्र, सफेद बाल, चेहरे पर समय की लकीरें। वे खिड़की के शीशे के पास खड़े होकर बाहर देख रहे थे। नीचे सड़क पर लोग भागते हुए छतरियां लगा रहे थे। गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें धुंधली सी सुनाई दे रही थीं। पूरा शहर एक हल्की धुंध में लिपटा हुआ लग रहा था। चंद्र प्रकाश जी चुपचाप खड़े रहे। उनकी निगाहें भीगी सड़कों पर थीं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। अनजाने में उनका हाथ कोट की जेब की तरफ बढ़ा। वहां हमेशा की तरह एक छोटी सी तस्वीर रखी थी, प्लास्टिक के कवर में लिपटी हुई, 30 साल पुरानी। उन्होंने धीरे से तस्वीर निकाली। उंगलियां कांप रही थीं। तस्वीर में एक छोटा सा बच्चा मुस्कुरा रहा था, 6 साल का। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम हंसी और बाईं गाल पर एक छोटा सा तिल। चंद्र प्रकाश जी की आंखों में पानी भर आया। होंठ हिले, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। फिर धीरे से बोले, आदित्य, तू आज होता तो 36 साल का होता बेटा। आवाज में दर्द था, गहरा, पुराना, कभी ना भरने वाला दर्द। शायद तू मेरे साथ इसी दफ्तर में बैठा होता, या फिर अपना कुछ अलग करता। तेरी माँ कहती थी ना, तू बहुत जिद्दी था, कहता था बड़ा होकर पायलट बनूंगा। उन्होंने तस्वीर को माथे से लगाया, आंखें बंद कर ली। लेकिन तू गया कहां बेटा उस दिन मेले में? बस एक पल के लिए मैंने तेरा हाथ छोड़ा था, भीड़ इतनी थी, और तू कहीं खो गया। आज तक पता नहीं चला जिंदा भी है या नहीं, ये भी नहीं पता। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। चंद्र प्रकाश जी ने झटके से तस्वीर जेब में रख ली, आंखें पहुंची। आइए। अंदर आया उनका सचिव राजेश, 40 के करीब, चश्मा लगाए, हाथ में फाइलें। सर, आज की मीटिंग का शेड्यूल, शाम 5 बजे बोर्ड मीटिंग है, फिर 7 बजे ऑडिटर्स से बात करनी है। चंद्र प्रकाश जी ने बिना देखे सिर हिलाया। हाँ हाँ ठीक है, रख दो मेज पर। राजेश ने फाइलें रखी, लेकिन जाने की बजाय वहीं खड़ा रह गया। उसने देखा कि सर की आंखें लाल थीं। सर, आप ठीक है ना? चंद्र प्रकाश जी ने एक थकी सी मुस्कान दी। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूं। बस ये बारिश देखकर पुरानी बातें याद आ गईं। राजेश समझ गया, उसे पता था सर के बेटे के बारे में। पूरे दफ्तर में सब जानते थे, लेकिन कोई कभी इस बारे में बात नहीं करता था। सर, कुछ चाहिए तो बताइएगा, चाय भिजवा दूं? नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। राजेश चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज हुई। चंद्र प्रकाश जी फिर खिड़की के पास आ गए। बारिश तेज हो गई थी, बाहर सब कुछ धुंधला हो गया था। उन्होंने सोचा, आज का दिन भी वैसे ही बीत जाएगा। काम में डूबे रहेंगे, मीटिंगें करेंगे, फाइलों पर दस्तखत करेंगे, लेकिन दिल में वो खालीपन, वो कभी नहीं भरेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज की बारिश कुछ अलग लेकर आने वाली है। उसी समय इमारत के नीचे की मंजिल पर रिसेप्शन एरिया में लिफ्ट का दरवाजा खुला। बाहर निकला एक लड़का, पूरा भीगा हुआ, कंधे पर बड़ा सा डिलीवरी बैग, हाथ में एक पैकेट। उसने एक पुराना सा रेनकोट पहना था जो कभी नीला रहा होगा, लेकिन अब उसका रंग उड़ चुका था। उसका नाम था रोहन वर्मा। उम्र कोई 25-26 साल। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक चमक थी, वो चमक जो जिंदगी से लड़ने वालों की आंखों में होती है, जो हार नहीं मानते, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आई। रोहन ने रिसेप्शन की तरफ देखा। वहां एक महिला बैठी थी, कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रही थी। उसने काउंटर के पास जाकर खड़े होकर हल्की खांसी दी। जी नमस्ते। रिसेप्शनिस्ट ने ऊपर देखा। 30 के करीब की महिला, चेहरे पर हल्का मेकअप, बाल बंधे हुए। हाँ, किससे मिलना है? जी, चंद्र प्रकाश सर से। उनके लिए पैकेट है, खुद देना है। रिसेप्शनिस्ट ने रोहन को ऊपर से नीचे तक देखा। भीगे कपड़े, सस्ता रेनकोट, हाथों में मेहनत के निशान। अपॉइंटमेंट है? रोहन ने सिर हिलाया। नहीं मैडम जी, लेकिन ये जरूरी पैकेट है। कंपनी ने कहा है सर के हाथ में देना है, साइन लेना है। रिसेप्शनिस्ट की आवाज थोड़ी सख्त हो गई। देखो भाई, यहां बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिल सकते, खासकर सर से। तुम पैकेट यहां रख जाओ, मैं भिजवा दूंगी। रोहन की आंखों में परेशानी उभरी। उसे पता था कि अगर उसने पैकेट यहां छोड़ दिया तो कंपनी उसे डांटेगी। साइन तो चाहिए ही था। मैडम जी प्लीज, मुझे मेरी नौकरी की फिक्र है। अगर मैं साइन नहीं लाया तो मुझे कटौती हो जाएगी। आप एक बार पूछ लीजिए ना प्लीज। उसकी आवाज में विनम्रता थी, लेकिन मजबूरी भी। रिसेप्शनिस्ट ने एक लंबी सांस ली, फिर फोन उठाया। कुछ मिनट बाद उसने फोन रखा। ठीक है, जा सकते हो, लेकिन ज्यादा समय मत लगाना, सर बहुत व्यस्त हैं। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू बहुत। रोहन ने झुककर शुक्रिया कहा, फिर लिफ्ट की तरफ मुड़ा। रास्ते में उसने चारों तरफ देखा। कितना बड़ा दफ्तर था। संगमरमर के चमकदार फर्श, शीशे की दीवारें, महंगे सोफे।
हर चीज चमक रही थी। एसी की ठंडी हवा चल रही थी। रोहन ने अपने भीगे कपड़ों को देखा। फर्श पर उसके जूतों से पानी टपक रहा था। उसे थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा जैसे वो इस दुनिया में नहीं आता। ये दुनिया किसी और की थी, उसकी नहीं। लिफ्ट आई। वो अंदर घुसा, बटन दबाया। 26। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। 26 मंजिल पर लिफ्ट रुकी। दरवाजा खुला। रोहन बाहर निकला। सामने एक और रिसेप्शन था। यहाँ एक आदमी बैठा था, सूट पहने हुए। उसने रोहन को देखा। हाँ जी, चंद्र प्रकाश सर के लिए पैकेट है। आदमी ने इंटरकॉम पर बात की, फिर सिर से इशारा किया। वो आखिरी केबिन, जाओ। जी थैंक यू सर। रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा। लंबा कॉरिडोर था। एक तरफ शीशे की दीवार जिससे पूरा शहर दिखता था, दूसरी तरफ केबिन। वो आखिरी केबिन के सामने पहुंचा। दरवाजा बंद था। उसने हल्के से दस्तक दी। सर, मे आई कम इन? अंदर से आवाज आई। हाँ आओ। रोहन ने दरवाजा खोला, अंदर गया, और जो उसने देखा उससे उसे थोड़ी हैरानी हुई। सामने खड़े थे एक बुजुर्ग आदमी। सफेद बाल, साफ सुथरा सूट, चेहरे पर गंभीरता। वे खिड़की के पास खड़े थे, पीठ रोहन की तरफ थी। धीरे धीरे वे मुड़े, और जैसे ही उन्होंने रोहन को देखा, उनकी सांस अटक गई। चंद्र प्रकाश जी की आंखें फैल गई। दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ कांपने लगे। सामने खड़ा लड़का, उसके चेहरे में कुछ था, कुछ ऐसा जो जाना पहचाना लग रहा था। वही नाक नक्श, वही माथा, वही आंखें। चंद्र प्रकाश जी का दिमाग तेजी से काम करने लगा। यादें तैरने लगी। 30 साल पुराना चेहरा, 6 साल का बच्चा। अगर वो बड़ा होता तो शायद ऐसा ही दिखता। सर, रोहन की आवाज ने उन्हें अपनी सुध में लाया। वे चौंके। हाँ बोलो। सर, आपका पैकेट, साइन कर दीजिए। रोहन ने पैकेट आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में विनम्रता थी। चंद्र प्रकाश जी उसे देखते रहे, बोल नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही है। सर, रोहन ने फिर कहा। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। सर, इतने गौर से क्यों देख रहे थे? चंद्र प्रकाश जी ने खुद को संभाला, गहरी सांस ली। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? रोहन थोड़ा चौंका। यह सवाल उसे उम्मीद नहीं था। जी, रोहन वर्मा। रोहन। चंद्र प्रकाश जी ने नाम को धीरे से दोहराया, जैसे उसे याद करने की कोशिश कर रहे हो। और तुम्हारी उम्र कितनी है? रोहन ने हल्की हंसी दी, थोड़ा असहज था। सर, 25 साल। लेकिन ये सब क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, बस ऐसे ही। चंद्र प्रकाश जी मेज के पास आए, पैकेट उठाया, लेकिन उनका ध्यान पैकेट पर नहीं था। वो रोहन को देख रहे थे। पहले बैठो, इतने भीगे हुए हो, तौलिया मंगवा दूं? नहीं सर, मैं ठीक हूं, बस साइन कर दीजिए प्लीज, मुझे और भी डिलीवरी करनी है। अरे 1 मिनट तो रुको बेटा। चंद्र प्रकाश जी की आवाज में एक अजीब सी गर्मजोशी थी। ऐसी गर्मजोशी जो किसी अनजान डिलीवरी बॉय के लिए नहीं होनी चाहिए थी। चाय पियोगे? नहीं सर, थैंक यू। मैं तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं रोहन? रोहन की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द उभरा। सर, मैं अनाथ हूं। वो शब्द हवा में गूंज गया। अनाथ। चंद्र प्रकाश जी के हाथ कांप गए। पैकेट लगभग गिरते गिरते बचा। अनाथ? जी सर, अनाथाश्रम में पला बड़ा, अब अकेले रहता हूं। छोटा सा किराए का कमरा है, डिलीवरी का काम करता हूं। रोहन ने यह सब बहुत सहजता से कहा, जैसे ये उसकी जिंदगी का एक सामान्य हिस्सा हो, लेकिन उसकी आवाज में कहीं गहरे में दर्द था। चंद्र प्रकाश जी का गला सूख गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हें अपने बचपन की कोई याद है? रोहन ने सिर हिलाया। नहीं सर, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे 6-7 साल की उम्र में रेलवे स्टेशन पर मिला था। पुलिस मुझे अनाथाश्रम ले गई थी। उसके पहले की कुछ याद नहीं। 6-7 साल, रेलवे स्टेशन। ये शब्द चंद्र प्रकाश जी के दिमाग में गूंजने लगे। आदित्य भी 6 साल का था जब खो गया था, और मेले के पास रेलवे स्टेशन भी था। कोई निशान, कोई चीज जो तुम्हारे पास थी? रोहन ने सोचा। बस एक चेन थी सर, बचपन से मेरे पास है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहां से आई। चंद्र प्रकाश जी की सांस अटक गई। चेन? जी। कैसी है वो चेन? छोटी सी, चांदी की। चंद्र प्रकाश जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मैं देख सकता हूं? रोहन ने अजीब नजरों से देखा, लेकिन फिर सिर हिला दिया। जी, वैसे तो वो मेरे कमरे में है, लेकिन उसने अपने गले की तरफ हाथ ले जाया। वहां कुछ नहीं था। आजकल मैं उसे घर पर ही रखता हूं। काम पर ले जाने से डर लगता है कहीं खो ना जाए। चंद्र प्रकाश जी ने एक लंबी सांस ली। निराशा और उम्मीद दोनों एक साथ महसूस हो रहे थे। ठीक है बेटा। उन्होंने पैकेट पर साइन किया। हाथ इतना कांप रहा था कि दस्तखत ठीक से नहीं बना। ये लो। रोहन ने पेपर लिया, थैंक यू कहा, फिर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा उसका रेनकोट थोड़ा ऊपर उठा, और तभी चंद्र प्रकाश जी की नजर गई। रोहन की कमीज की जेब में कुछ झलक रहा था, एक चेन का हल्का सा हिस्सा। चंद्र प्रकाश जी की सांस रुक गई। रुको! आवाज इतनी तेज थी कि रोहन चौंक गया। जी सर। वो
वो जेब में। वो क्या है? रोहन ने अपनी जेब की तरफ देखा। चेन का छोटा सा हिस्सा बाहर निकल आया था। ओह, ये वही चेन है सर। आज सोचा था साथ ले जाऊं, पता नहीं क्यों। जरा जरा मुझे दिखाओ प्लीज। रोहन ने शक भरी नजरों से देखा, लेकिन सर की आंखों में जो मिन्नत थी वो देखकर उसने चेन निकाल ली। ये लीजिए। चंद्र प्रकाश जी ने कांपते हाथों से चेन ली। चांदी की पतली चेन, पुरानी, थोड़ी धुंधली। उस पर एक छोटा सा लॉकेट था। उन्होंने लॉकेट को गौर से देखा और फिर उन्होंने उसे खोला। अंदर धुंधले अक्षरों में एक नाम लिखा था, आदित्य। चंद्र प्रकाश जी की आंखों से आंसू बह निकले। उनके हाथ इतना कांप रहे थे कि चेन गिरते गिरते बची। ये चेन। उनकी आवाज टूट गई। सर, आप ठीक हैं? रोहन घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। इस चेन पर आदित्य लिखा है। जी सर, मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं पता ये नाम किसका है। मैं हमेशा सोचता हूं शायद मेरा असली नाम यही था, या फिर किसी और का। चंद्र प्रकाश जी ने रोहन की तरफ देखा, आंसुओं से भरी आंखें। ये चेन, ये मैंने अपने बेटे को दी थी 30 साल पहले, उसके 6वें जन्मदिन पर। रोहन की आंखें फैल गईं, दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या? मेरे बेटे का नाम आदित्य था। वो खो गया था मेले में 30 साल पहले। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश तेज हो गई थी। खिड़की पर बूंदें टकरा रही थी। 2 लोग एक दूसरे को देख रहे थे। एक बूढ़ा पिता जिसने 30 साल पहले अपना बेटा खोया था, और एक नौजवान लड़का जिससे अपने बचपन की कोई याद नहीं थी। सर, आप क्या कह रहे हैं? रोहन की आवाज कांप रही थी। तुम शायद। चंद्र प्रकाश जी कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन शब्द गले में अटक गए। रोहन पीछे हटा, उसका दिमाग चकरा रहा था। नहीं, ये हो नहीं सकता। लेकिन ये चेन। सर, मुझे जाना होगा। रोहन ने चेन वापस ली। उसके हाथ भी कांप रहे थे। रोहन, सुनो। सॉरी सर, मुझे सच में जाना है। रोहन जल्दी से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हो गया। चंद्र प्रकाश जी वहीं खड़े रह गए। आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल तेजी से धड़क रहा था। वे धीरे से खिड़की के पास गए, नीचे देखा। कुछ मिनट बाद रोहन इमारत से बाहर निकला, बारिश में भागता हुआ अपनी बाइक पर बैठा और चला गया। चंद्र प्रकाश जी ने खिड़की का शीशा छुआ। उनकी उंगलियों के निशान कांच पर रह गए। आदित्य, क्या तू सच में? उस रात चंद्र प्रकाश जी घर जल्दी आ गए। मीटिंग कैंसिल कर दी, ड्राइवर को छुट्टी दे दी। बड़ा सा बंगला था, लेकिन अंदर सिर्फ वे अकेले रहते थे। पत्नी का देहांत 5 साल पहले हो गया था। आदित्य खोने के बाद वे कभी वैसे नहीं रह पाई थी। दिल का दौरा पड़ा था। चंद्र प्रकाश जी सीधे अपने कमरे में गए, दरवाजा बंद किया, ताला लगाया, फिर अलमारी के पास गए। सबसे ऊपर के शेल्फ से एक पुराना लकड़ी का डिब्बा निकाला। उसमें धूल जमी थी। धीरे से डिब्बा खोला। अंदर आदित्य की यादें रखी थीं। उसकी छोटी सी जूती, एक खिलौना गाड़ी, कुछ तस्वीरें और एक छोटा सा लिफाफा। उन्होंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चेन थी, चांदी की, पतली, बिल्कुल वैसी ही जैसी रोहन के पास थी। उन्होंने दोनों हाथों से चेन को पकड़ा, लॉकेट खोला। अंदर वही नाम था, आदित्य। वे बिस्तर पर बैठ गए, चेन सीने से लगाए। मैंने 2 चेन खरीदी थी, एक तेरे लिए साइज, एक मैंने अपने पास रखने के लिए। दोनों एक जैसी। आंखों से आंसू बह रहे थे। तो क्या सच में वो लड़का, वो मेरा आदित्य हो सकता है? लेकिन फिर शक आया, लेकिन कैसे इतने साल बाद? और अगर वो सच में मेरा बेटा है, तो उसे कुछ याद क्यों नहीं? सवाल थे, बहुत सारे सवाल। बाहर बारिश तेज हो गई थी। खिड़की पर बूंदें जोर जोर से टकरा रही थीं। चंद्र प्रकाश जी पूरी रात सो नहीं पाए। बार बार उठते, खिड़की के पास जाते, बारिश को देखते, रोहन के चेहरे को याद करते। वो चेहरा जो इतना जाना पहचाना लग रहा था, वो आंखें जो आदित्य की आंखों जैसी थीं। क्या मैं सपना देख रहा हूं? मैं इस बारिश में मिला हुआ चेहरा। भाग दो। उस रात के बाद चंद्र प्रकाश जी को नींद नहीं आई थी। बार बार घड़ी देखते, कभी छत की तरफ देखते, कभी खिड़की के बाहर। रात बहुत लंबी लग रही थी। हर मिनट 1 घंटे जैसा गुजर रहा था। सुबह होते ही उन्होंने रोहन को फोन किया था। उनकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी। रोहन बेटा, क्या हम आज मिल सकते हैं? शांति से बात करनी है। रोहन ने कुछ देर सोचा था, फिर धीरे से कहा था, जी साहब, कहाँ आना है? पुणे। कोरेगांव पार्क में एक छोटा सा कैफे है, द क्वाइट कॉर्नर नाम है। शांत जगह है, वहां आराम से बात हो सकेगी। रोहन को थोड़ा अजीब लगा था। पुणे? दिल्ली से इतनी दूर? लेकिन उसने हाँ कह दी। शायद उसे भी जवाब चाहिए थे, उन सवालों के जो उसने पूरी जिंदगी पूछे थे। दृश्य 1, पुणे का सफर। दोपहर की फ्लाइट थी। चंद्र प्रकाश जी ने पहले ही दोनों के लिए टिकट बुक करवा दिए थे, रोहन के लिए भी। रोहन को पहली बार फ्लाइट में बैठना था। वो हवाई अड्डे पर पहुंचा तो थोड़ा घबराया हुआ था। इतनी बड़ी जगह, इतने लोग, इतनी रोशनी।
सब कुछ नया था। चंद्र प्रकाश जी पहले से वहां थे। उन्होंने रोहन को देखा तो मुस्कुरा दिया। आओ बेटा, घबराओ मत, मैं हूं ना। उस बेटा शब्द ने रोहन के दिल को फिर छू लिया। उसे अजीब लगा, किसी ने उसे इतने प्यार से बेटा कहा था? शायद नहीं, या फिर बहुत पहले, जब वो बहुत छोटा था। फ्लाइट में दोनों साथ बैठे। चंद्र प्रकाश जी ने खिड़की वाली सीट रोहन को दी। पहली बार है ना, खिड़की से बाहर देखोगे तो अच्छा लगेगा। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन साथ ही एक डर भी। जब फ्लाइट उड़ी तो रोहन की सांस रुक गई। नीचे पूरा शहर छोटा होता जा रहा था। बादल पास आते जा रहे थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि इतनी ऊंचाई से दुनिया कैसी दिखती होगी। कैसा लग रहा है? चंद्र प्रकाश जी ने धीरे से पूछा। अजीब, लेकिन अच्छा। तुम जानते हो, आदित्य भी हवाई जहाज बनना चाहता था, पायलट। कहता था बड़ा होकर आसमान में उड़ूंगा। रोहन चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। चंद्र प्रकाश जी की आंखों में आंसू आ गए। क्षमा करना बेटा, मैं बार बार उसकी बात कर देता हूं, लेकिन 30 साल से दिल में बस वही है। कोई बात नहीं साहब, मैं समझ सकता हूं। वो समझ सकता था, क्योंकि उसने भी तो एक खालीपन महसूस किया था, अपने माँ बाप को न जानने का, अपनी पहचान न होने का। जोयरायर दृश्य टू द क्वाइट कॉर्नर कैफे। शाम को 5 बजे वे पुणे पहुंचे। कोरेगांव पार्क एक शांत इलाका था। पेड़ों की छांव, साफ सड़कें, पुराने बंगले। द क्वाइट कॉर्नर कैफे छोटा था लेकिन बहुत सुंदर। लकड़ी के फर्नीचर, हल्की पीली रोशनी, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। खिड़की से बाहर देखने पर एक छोटा सा बगीचा दिखता था। चंद्र प्रकाश जी पहले से एक कोने की टेबल बुक करवा चुके थे। सबसे शांत जगह, वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। वे बैठ गए। वेटर आया। साहब क्या लेंगे? 2 चाय और कुछ स्नैक्स भी लाना। वेटर चला गया। दोनों चुपचाप बैठे रहे। बाहर हल्की हवा चल रही थी। कैफे में कुछ और लोग भी थे, लेकिन सब अपनी दुनिया में मग्न थे। चंद्र प्रकाश जी ने गहरी सांस ली, फिर बोले, रोहन बेटा, मैं जानता हूं तुम बहुत कंफ्यूज हो। मैं भी हूं, लेकिन मुझे लगता है हमें एक दूसरे को जानना चाहिए। रोहन ने सिर हिलाया। जी साहब। और एक बात, मुझे साहब मत कहो, चंद्र प्रकाश काका बुला सकते हो, या फिर जो भी ठीक लगे। रोहन की आंखों में हैरानी उभरी। लेकिन साहब, मैं, प्लीज बेटा, मुझे अच्छा लगेगा। रोहन ने धीरे से कहा। ठीक है काका जी। चंद्र प्रकाश जी की आंखों में चमक आ गई। काका जी सुनकर उनका दिल भर आया। वेटर चाय लेकर आया। दोनों ने चाय के कप उठाए। दृश्य 3 रोहन की कहानी। कुछ देर चुप्पी रही। फिर चंद्र प्रकाश जी ने पूछा, रोहन, तुम मुझे अपने बारे में बताओगे? तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ। रोहन ने चाय का कप रखा। उसकी आंखें दूर कहीं देखने लगीं, जैसे पुरानी यादों में खो गए हों। काका जी, मुझे अपने बचपन की कोई याद नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि जब मैं 6-7 साल का था तो मुझे रेलवे स्टेशन के पास मिला था, अनाथाश्रम के गेट के बाहर। चंद्र प्रकाश जी ने गहरी सांस ली। कौन मिला था तुम्हें? एक बुजुर्ग महिला। उनका नाम था कमलाबाई। वे सुबह सुबह मंदिर जा रही थी। तभी उन्होंने मुझे वहां देखा। मैं रो रहा था, भूखा था, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन गले में ये चेन थी। रोहन ने अपनी जेब से वो चेन निकाली और मेज पर रख दी। चंद्र प्रकाश जी की निगाह उस चेन पर गई। उनके हाथ कांपने लगे। कमलाबाई मुझे अनाथाश्रम ले गई। वहां के मैनेजर ने पुलिस को खबर की, लेकिन कोई मुझे ढूंढने नहीं आया। कोई रिपोर्ट नहीं मिली, तो मैं वहीं रह गया। रोहन की आवाज में दर्द था, लेकिन वो बहुत शांत तरीके से बोल रहा था, जैसे ये सब कहना उसने बहुत पहले सीख लिया हो। अनाथाश्रम कैसा था? छोटा सा, पुराना, लेकिन वहां के लोग अच्छे थे। हमें खाना मिलता था, कपड़े मिलते थे, पढ़ाई की भी व्यवस्था थी। मैंने वहीं 10वीं तक की पढ़ाई की। फिर 15 साल की उम्र में मैंने काम शुरू कर दिया। पहले एक चाय की दुकान पर, फिर एक छोटी सी दुकान में, फिर डिलीवरी का काम मिला। अब यही करता हूं। चंद्र प्रकाश जी की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने इतना संघर्ष किया, अकेले? रोहन ने मुस्कुराने की कोशिश की। काका जी, मुझे पता नहीं था कि मेरे पास कोई और विकल्प है। मुझे लगता था शायद मैं इसीलिए बना हूं, अकेले रहने के लिए, लड़ने के लिए। चंद्र प्रकाश जी का गला भर आया। उन्होंने रोहन का हाथ पकड़ लिया। तुम अकेले नहीं हो बेटा। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों बाद किसी ने उसका हाथ इतने प्यार से पकड़ा था। दृश्य 4 चेन की कहानी। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर चंद्र प्रकाश जी ने अपनी जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। रोहन, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। उन्होंने लिफाफा खोला। अंदर से एक चेन निकाली, बिल्कुल वैसी ही जैसी रोहन की थी। रोहन की सांस रुक गई। ये मैंने अपने पास रखी थी 30 साल से। जब आदित्य खो गया था तो मैंने 2 चेन खरीदी थी। एक जोड़े की, एक उसे दी, एक अपने पास रखी। सोचा था अगर कभी वो मिला तो हम दोनों की चेन मिलाकर। उनकी आवाज टूट गई। रोहन ने अपनी चेन उठाई, दोनों चेन को साथ रखा, बिल्कुल एक जैसी, वही डिजाइन,
वही आकार, दोनों पर छोटे छोटे लॉकेट थे। चंद्र प्रकाश जी ने कांपते हाथों से दोनों लॉकेट खोले। दोनों में एक ही नाम था, आदित्य। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। काका जी, क्या मैं सच में? मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि तुम वही हो। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कैफे में हल्का संगीत बज रहा था। बाहर अंधेरा होने लगा था। दो अधूरी जिंदगियां एक ही बिंदु पर आकर मिल गई थी। नहीं यार, दृश्य 5, रोहन की झिझक और डर। रोहन ने चाय का कप फिर उठाया, लेकिन हाथ इतना कांप रहा था कि चाय छलक गई। काका जी, मैं डर रहा हूं। किस बात से बेटा? अगर मैं आपका बेटा ना निकला तो? अगर ये सब सिर्फ एक संयोग हो तो? चंद्र प्रकाश जी ने उसका हाथ फिर पकड़ा। तो भी कुछ नहीं बदलेगा। मैं तुम्हें पहले ही अपना मान चुका हूं। लेकिन कोई लेकिन नहीं। तुमने मुझे बताया कि तुम अकेले हो, अनाथ हो। अब नहीं हो, अब मैं हूं ना। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने सालों का दर्द, इतने सालों की तन्हाई, सब एक साथ बाहर आने लगी। काका जी, मैंने हमेशा सोचा कि मेरे माँ बाप मुझे नहीं चाहते थे, इसलिए छोड़ गए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अगर तुम आदित्य हो तो तुम खो गए थे। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, हर थाने में रिपोर्ट की, हर अस्पताल में पूछा, लेकिन तुम नहीं मिले। आपने मुझे ढूंढा, हर रोज, हर महीने, हर साल। आज भी तुम्हारी तस्वीर मेरी जेब में रहती है। चंद्र प्रकाश जी ने अपनी जेब से वो पुरानी तस्वीर निकाली, रोहन को दिखाई। ये देखो, ये तस्वीर 30 साल पुरानी है, लेकिन मैं इसे कभी नहीं छोड़ता। रोहन ने तस्वीर देखी। एक छोटा सा बच्चा, 6 साल का, बड़ी बड़ी आंखें, मासूम हंसी, और बाईं गाल पर एक छोटा सा तिल। रोहन के हाथ कांप गए। उसने अपने गाल को छुआ। वहां भी एक तिल था, उसी जगह। काका जी, ये थे। चंद्र प्रकाश जी ने तस्वीर में तिल दिखाया, फिर रोहन के गाल की तरफ देखा। बिल्कुल वही। दोनों सन्नाटे में आ गए। ढूंढना दृश्य 6 सच्चाई जानने का फैसला। काफी देर बाद चंद्र प्रकाश जी ने कहा, रोहन बेटा, क्या तुम सच जानना चाहते हो? रोहन ने सिर हिलाया। हाँ काका जी, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरे माँ बाप कौन थे। तो फिर हमें एक टेस्ट करवाना होगा। टेस्ट? डीएनए टेस्ट। ये बताएगा कि तुम मेरा बेटा हो या नहीं। रोहन ने गहरी सांस ली। और अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो? चंद्र प्रकाश जी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में डर साफ दिख रहा था। तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम अकेले नहीं हो, अब नहीं। और अगर पॉजिटिव आया तो मैं सबसे खुशनसीब आदमी बनूंगा। 30 साल बाद मुझे मेरा बेटा मिलेगा। रोहन की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। काका जी, मैं तैयार हूं। चंद्र प्रकाश जी ने अपना फोन निकाला, मुंबई के एक बड़े अस्पताल का नंबर डायल किया। हाँ नमस्ते, मुझे डीएनए टेस्ट बुक करवाना है, 2 लोगों के लिए, जल्द से जल्द। फोन पर कुछ बात हुई। हाँ, परसों सुबह 9 बजे? ठीक है। नाम? चंद्र प्रकाश शर्मा और रोहन वर्मा। थैंक यू। फोन रखने के बाद उन्होंने रोहन को देखा। परसों सुबह मुंबई, ठीक है? रोहन ने सिर हिलाया। जी काका जी। दृश्य 7 रात का सुकून। उस रात दोनों पुणे में ही रुके। चंद्र प्रकाश जी ने एक अच्छे होटल में 2 कमरे बुक करवाए। रोहन को पहली बार इतने बड़े कमरे में रुकना था। मुलायम बिस्तर, साफ चादरें, बाथरूम में गर्म पानी, सब कुछ नया था। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की के पास खड़ा था। बाहर पुणे की रातों की रोशनी दिख रही थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। क्या मैं सच में आदित्य हूँ? क्या काका जी सच में मेरे पिता हैं? अगर हाँ, तो मैं इतने साल कहाँ था, कैसे खो गया था? तभी उसके फोन पर मैसेज आया। चंद्र प्रकाश जी का था। सो गए बेटा, कुछ चाहिए तो बताना। रोहन ने रिप्लाई किया। नहीं काका जी, सब ठीक है, थैंक यू। गुड नाइट बेटा, कल मिलते हैं। गुड नाइट। रोहन ने फोन रखा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। पहली बार किसी ने उसे गुड नाइट कहा था। पहली बार किसी ने पूछा था कि उसे कुछ चाहिए। पहली बार उसे लगा कि शायद वो अकेला नहीं है। वहीं अपने कमरे में चंद्र प्रकाश जी भी जागे हुए थे। वे बिस्तर पर बैठे थे। हाथ में वो पुरानी तस्वीर थी। आदित्य, क्या तू सच में लौट आया है, या फिर ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश है? उन्होंने तस्वीर को सीने से लगाया। पापा, मैंने आपको पापा कहा। चंद्र प्रकाश जी की आंखों से फिर आंसू बह निकले। फिर से कहो बेटा, पापा और पापा। बस बार बार यही कहते रहो। मैं 30 साल से ये सुनने के लिए तरस रहा था। रोहन ने उनका हाथ पकड़ा। अब मैं हर रोज कहूंगा पापा। दृश्य 6, आदित्य का कमरा। रात 8 बजे वे बंगले पहुंचे। गेट खुला। ड्राइवर ने गाड़ी अंदर ली। बंगला बड़ा था, बगीचा था, पुराने पेड़ थे, सामने एक झूला भी था। आओ बेटा, अंदर आओ। दोनों अंदर गए। हॉल बड़ा था, दीवारों पर तस्वीरें लगी थीं, परिवार की तस्वीरें। रोहन रुक गया। एक तस्वीर देखी, उसमें एक जवान औरत थी, बहुत सुंदर, हाथ में एक छोटा सा बच्चा। ये कौन है? चंद्र प्रकाश जी ने कहा। तुम्हारी माँ और तुम। रोहन ने तस्वीर को छुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए।
मेरी माँ? हाँ बेटा, उनका नाम था अनीता। बहुत प्यारी थी, तुम्हें बहुत प्यार करती थी। मैं उन्हें याद नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, उनके बारे में, तुम्हारे बचपन के बारे में, सब कुछ। फिर चंद्र प्रकाश जी ने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। चलो, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूं। मेरा कमरा? हाँ, वो आज भी वैसा ही है जैसा 30 साल पहले था। वे ऊपर गए। एक लंबा कॉरिडोर था, 3 कमरे थे। आखिरी कमरे के सामने चंद्र प्रकाश जी रुके। दरवाजे पर एक छोटा सा नेम प्लेट था, आदित्य का कमरा। उन्होंने जेब से चाबी निकाली, ताला खोला। मैंने इस कमरे को 30 साल से नहीं खोला, सिर्फ महीने में एक बार सफाई करवाता था, लेकिन कुछ भी बदलने ने नहीं दिया। दरवाजा खुला, अंदर हल्की धूल थी, लेकिन कमरा एक छोटे बच्चे का था। दीवारों पर कार्टून के पोस्टर, एक छोटा सा बिस्तर, खिलौने, किताबें, एक साइकिल। रोहन अंदर गया, धीरे धीरे, जैसे किसी मंदिर में जा रहा हो। उसने एक खिलौना गाड़ी उठाई, धूल झाड़ी, लाल रंग की थी। ये मेरी थी? हाँ बेटा, तुम्हारी पसंदीदा गाड़ी थी, तुम हर वक्त इसी से खेलते थे। रोहन ने गाड़ी को सीने से लगाया, फिर उसकी नजर दीवार पर गई। एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। तस्वीर में 2 साल का बच्चा था, एक आदमी की उंगली पकड़े हुए, पहली बार चलना सीख रहा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे। ये हम हैं? हाँ बेटा, तेरा पहला कदम, मैंने तेरी उंगली पकड़ी थी, तू इतना खुश था उस दिन। रोहन ने तस्वीर को छुआ, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पापा, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? चंद्र प्रकाश जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शायद तुम बहुत छोटे थे, या फिर जो कुछ भी हुआ उस सदमे ने सब भुला दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम साथ हैं, अब हम नई यादें बनाएंगे। रोहन ने पापा को गले लगा लिया। थैंक यू पापा, मुझे ढूंढने के लिए, मुझे वापस लाने के लिए। नहीं बेटा, थैंक यू तुझे कहना चाहिए, तू वापस आया, तूने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। दृश्य 7, नई शुरुआत। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। आदित्य के कमरे में फर्श पर बैठकर चंद्र प्रकाश जी ने पुराने फोटो एल्बम निकाले, एक एक तस्वीर दिखाई, एक एक कहानी सुनाई। ये देख, ये तेरा पहला जन्मदिन, तूने केक में पूरा मुंह घुसा दिया था। और ये तेरी पहली होली, तूने सबको रंग लगा दिया था। ये देख, ये तेरी माँ के साथ, वो तुझे पार्क ले जा रही थी। हर तस्वीर, हर कहानी आदित्य के दिल को छू रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे खुद से मिल रहा है, अपनी असली पहचान से। आधी रात हो गई, दोनों थक गए थे। चल बेटा, अब सो जाते हैं, कल से नई जिंदगी शुरू करनी है। पापा, मैं यहीं सोऊंगा, इस कमरे में। लेकिन बेटा, इतनी धूल है। कोई बात नहीं, ये मेरा कमरा है, मैं यहीं सोऊंगा। चंद्र प्रकाश जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है, मैं चादरें ले आता हूँ। थोड़ी देर में बिस्तर तैयार हो गया। आदित्य लेट गया। चंद्र प्रकाश जी ने उसके माथे पर हाथ फेरा। गुड नाइट बेटा, सो जा। पापा, हाँ? वो लोरी, माँ वाली, आप सुना सकते हैं? चंद्र प्रकाश जी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बेटा। उन्होंने धीरे धीरे गाना शुरू किया। चंदा है तू, सूरज है तू, मेरा बच्चा, सबसे प्यारा है तू, आंखें बंद कर, सपने देख, माँ बाप का दुलारा है तू। आदित्य की आंखें बंद हो गई, चेहरे पर शांति थी, एक हल्की मुस्कान थी। 30 साल बाद उसे अपना घर मिल गया था। 30 साल बाद उसे अपने पापा मिल गए थे। 30 साल बाद वो फिर से पूरा हो गया था। दौड़े समापन। अगली सुबह जब आदित्य उठा तो उसे लगा कि कल रात का सब सपना था। लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा, अपना कमरा, अपने खिलौने, अपनी तस्वीरें, तो उसे पता चल गया, ये सच था। वो घर आ गया था। नीचे से आवाज आई, आदित्य बेटा, नाश्ता तैयार है। पापा की आवाज। आदित्य मुस्कुराया, उठा, नीचे भागा। हॉल में पापा खड़े थे, मेज पर नाश्ता लगा था। आ गया मेरा बेटा, आजा, बैठ। दोनों साथ बैठे, खाना खाने लगे। सब कुछ नया था, लेकिन सब कुछ अपना लग रहा था। खोई हुई जिंदगी फिर से मिल गई थी, लेकिन अभी कुछ सवाल बाकी थे। आदित्य खोया कैसे? किसने उसे अनाथालय के गेट पर छोड़ा? 30 साल में क्या हुआ? इन सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी थे। बारिश में मिला हुआ चेहरा, भाग 4 अंतिम। सुबह की धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी। चंद्र प्रकाश जी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, हाथ में चाय का कप, सामने अखबार खुला हुआ था। अचानक उनका हाथ रुक गया, चाय का कप टेबल पर रख दिया। आंखें अखबार की हेडलाइन पर टिक गईं। Realtor tycoon's lost son returns after 30 years truth or corporate drama। उनके जबड़े भींच गए। उंगलियों ने अखबार को इतनी मजबूती से पकड़ा कि पेपर सिकुड़ने लगा। अखबार में बड़ी बड़ी तस्वीरें थीं, उनकी तस्वीर, रोहन की तस्वीर, साथ में कुछ पुरानी तस्वीरें भी। खबर में लिखा था, दिल्ली के जाने माने व्यवसायी चंद्र प्रकाश शर्मा ने दावा किया है कि उन्हें 30 साल बाद उनका खोया हुआ बेटा मिल गया है। लेकिन कई लोगों को इस पर शक है। कुछ का कहना है कि यह सिर्फ एक कॉर्पोरेट ड्रामा हो सकता है।
संपत्ति के बंटवारे का खेल, विरासत का नाटक। चंद्र प्रकाश जी ने अखबार को जोर से बंद किया। उनके माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। तभी सीढ़ियों से रोहन नीचे आया। उसने पापा के चेहरे को देखा। कुछ गड़बड़ लगा। पापा, सब ठीक है? चंद्र प्रकाश जी ने गहरी सांस ली, फिर अखबार रोहन की तरफ बढ़ा दिया। पढ़ो। रोहन ने अखबार लिया, हेडलाइन पढ़ी, फिर पूरी खबर पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसका चेहरा पीला पड़ता गया। उसके हाथ कांपने लगे। पापा, ये सब मेरे कारण हो रहा है क्या? उसकी आवाज में डर था और एक गहरा अपराध बोध। चंद्र प्रकाश जी खड़े हो गए, रोहन के पास आए, उसके कंधे पकड़े। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। ये तेरे कारण नहीं हो रहा। ये उन लोगों की चाल है जो मुझे कमजोर समझते हैं, जो मेरी खुशी नहीं देख सकते। लेकिन पापा, अगर लोग सच मानने से इनकार करें तो? चंद्र प्रकाश जी ने मुस्कुराने की कोशिश की। तो मत मानने दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तू मेरा बेटा है, डीएनए रिपोर्ट है, और सबसे बड़ी बात, मेरा दिल कहता है। बाकी दुनिया क्या कहती है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। रोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक डर था। चार दृश्य एक कंपनी में फैलती अफवाहें। उस दिन जब चंद्र प्रकाश जी और रोहन कंपनी पहुंचे तो माहौल अलग था। लोग फुसफुसा रहे थे, नजरें बचा रहे थे, कुछ खुलेआम घूर रहे थे। रोहन ने महसूस किया, हर नजर में शक था, हर चेहरे पर सवाल था। रिसेप्शन पर जब वे गुजरे तो दो कर्मचारी बातें कर रहे थे। सुना है, अखबार में छपा है। हाँ, मैंने भी देखा, लेकिन सच में वो उनका बेटा है? पता नहीं, मुझे तो शक है। अचानक से कहां से आ गया? 30 साल बाद? शायद पैसे का खेल हो। रोहन के कदम धीमे हो गए। उसने ये सब सुन लिया था, दिल भारी हो गया। चंद्र प्रकाश जी ने भी सुना, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस रोहन का हाथ पकड़ लिया। चल बेटा, ऊपर चलते हैं। लिफ्ट में दोनों चुप थे। रोहन ने फर्श की तरफ देखा, चंद्र प्रकाश जी ने उसकी तरफ देखा। उनके दिल में दर्द था, लेकिन गुस्सा भी। दौर सा दृश्य, दो बोर्ड मीटिंग का तनाव। दोपहर को एक बोर्ड मीटिंग थी। कंपनी के सभी सीनियर मैनेजर और डायरेक्टर मौजूद थे। चंद्र प्रकाश जी ने रोहन को भी साथ बुलाया था, उन्हें कंपनी के काम से परिचित कराने के लिए। मीटिंग रूम बड़ा था, लंबी टेबल, चमकदार कुर्सियां, एक तरफ प्रोजेक्टर। सब बैठ गए। चंद्र प्रकाश जी ने रोहन को अपने बगल में बिठाया। कुछ लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फुसफुसाए, लेकिन चुप रहे। मीटिंग शुरू हुई। कुछ प्रोजेक्ट्स की चर्चा हुई, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दिखाई गई। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी एक सीनियर मैनेजर, राजीव कपूर, खड़ा हुआ। 50 के करीब, सूट टाई में, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। सर, अगर आप परमिशन दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। चंद्र प्रकाश जी ने सिर हिलाया। हाँ कपूर साहब, बोलिए। राजीव ने रोहन की तरफ देखा, फिर चंद्र प्रकाश जी की तरफ। सर, आज सुबह के अखबार में जो छपा है, हम सब ने पढ़ा है, और सच कहूं तो कंपनी में सब लोग कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज किस बात से? सर, ये लड़का, माफ करें, ये रोहन अचानक से कहां से आ गया? 30 साल बाद? कमरे में सन्नाटा छा गया। सब लोग राजीव और चंद्र प्रकाश जी को देखने लगे। रोहन की सांस अटक गई, उसके हाथ ठंडे पड़ गए। चंद्र प्रकाश जी ने शांत स्वर में कहा, वो मेरा बेटा है, लेकिन सर, हमें डिटेल्स चाहिए, प्रूफ चाहिए। ऐसे ही किसी को कैसे मान लें? डीएनए रिपोर्ट है। वो तो है सर, लेकिन फिर भी कंपनी में लोग सवाल पूछ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये सिर्फ विरासत का खेल है, कुछ कह रहे हैं कि ये नाटक है। चंद्र प्रकाश जी की आंखों में गुस्सा उभरा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। कपूर साहब, मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहन मेरा बेटा है, मेरा खोया हुआ बेटा, जो 30 साल बाद मुझे मिला है। लेकिन सर, तभी चंद्र प्रकाश जी खड़े हो गए। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें तलवार की धार थी। बस, अब और एक शब्द नहीं। जिसे मेरे बेटे पर शक है, वो इस कंपनी में रहने के लायक नहीं है। ये मेरी कंपनी है, मेरी मेहनत से बनी है, और मेरा बेटा इसका वारिस है। किसी को कोई आपत्ति हो तो दरवाजा खुला है। कमरे में सन्नाटा, किसी ने एक शब्द नहीं कहा। राजीव बैठ गया, उसका चेहरा लाल हो गया था। चंद्र प्रकाश जी ने रोहन की तरफ देखा। चल बेटा, यहां से चलते हैं। दोनों मीटिंग रूम से बाहर निकल गए। दौड़ जाता रहा। दृश्य 3, रोहन का आंतरिक संघर्ष। उस शाम रोहन अपने कमरे में अकेला बैठा था, खिड़की के पास। बाहर अंधेरा हो रहा था। दिल्ली की शाम की रोशनी धीरे धीरे जलने लगी थी, लेकिन रोहन के मन में अंधेरा था। वो मीटिंग में जो हुआ, वो उसे परेशान कर रहा था। लोगों के शक, लोगों की बातें, अखबार की खबरें। क्या मैं सच में इस जगह के लायक हूं? उसने अपने हाथों को देखा, मेहनत से भरे हाथ, डिलीवरी बॉय के हाथ। मैं एक साधारण लड़का हूं, अनाथालय में पला बड़ा, पूरी जिंदगी संघर्ष किया, और अब अचानक इतने बड़े घर में हूं, इतनी बड़ी कंपनी का वारिस हूं। लेकिन क्या मैं इसके लायक हूं? उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा मेरे लिए इतना कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके लिए मुसीबत बन रहा हूं। कंपनी में लोग सवाल पूछ रहे हैं, अखबार में खबरें आ रही हैं,
शायद शायद मुझे चले जाना चाहिए। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। बारिश शुरू हो गई थी। हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। लेकिन अगर मैं चला गया तो पापा? वो सोचता रहा। उसका मन उलझा हुआ था। एक तरफ पापा का प्यार, दूसरी तरफ दुनिया का शक। दजातन दृश्य 4। पिता पुत्र की बातचीत। रात के 10 बज गए थे। रोहन अभी भी खिड़की के पास बैठा था। कमरे में अंधेरा था, बस बाहर की रोशनी अंदर आ रही थी। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। रोहन, बेटा सो गया क्या? पापा की आवाज। नहीं पापा, अंदर आइए। चंद्र प्रकाश जी अंदर आए। उन्होंने लाइट ऑन की। रोहन को देखा। उसका चेहरा उदास था। क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? रोहन ने नजरें झुका ली। कुछ नहीं पापा। झूठ मत बोल, मैं देख रहा हूं। दोपहर की मीटिंग के बाद से तू चुप है। चंद्र प्रकाश जी रोहन के पास बैठ गए। उसका हाथ पकड़ा। बता बेटा, क्या सोच रहा है? रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मुझ पर शक करते हैं। कहते हैं मैं नाटक कर रहा हूं। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं आपके लिए बोझ ना बन जाऊं। चंद्र प्रकाश जी ने उसे गले लगा लिया। बेटा, तू बोझ नहीं है। तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी थी, जो मुझे 30 साल बाद मिली है। तू मेरे लिए आशीर्वाद है, भगवान का दिया तोहफा है। लेकिन पापा, कंपनी में लोग क्या कहते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरा बेटा है, डीएनए रिपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात, मेरा दिल कहता है तू मेरा आदित्य है और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे पूरी दुनिया क्यों ना कहे। रोहन रोने लगा। 30 साल का दर्द, अकेलेपन का दर्द, सब बाहर आ गया। चंद्र प्रकाश जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, जब तू 6 साल का था तो तुझे अंधेरे से डर लगता था। रात को तू अकेले नहीं सोता था। तेरी माँ तेरे पास बैठती थी, तेरा हाथ पकड़ती थी और तब तू सो जाता था। रोहन ने उनकी तरफ देखा। आज भी तू डर रहा है, लेकिन अब तेरी माँ नहीं है, लेकिन मैं हूं, तेरा बाप हूं और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तू अकेला नहीं है बेटा, अब कभी नहीं। रोहन ने पापा को कसकर पकड़ लिया। थैंक यू पापा, थैंक यू। दोनों देर तक ऐसे ही बैठे रहे। बाहर बारिश तेज हो गई थी, लेकिन कमरे के अंदर सुकून था। सजावट। दृश्य 5। समय का बदलाव। अगले कुछ हफ्तों में धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। अखबारों में नई खबरें आ गई। लोगों का ध्यान दूसरी तरफ चला गया। कंपनी में भी धीरे धीरे शोर शांत हो गया। चंद्र प्रकाश जी ने डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से जारी की। उसे कंपनी के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया। अब किसी को कोई शक नहीं था। जो लोग सवाल उठा रहे थे वे चुप हो गए। कुछ ने माफी मांगी, कुछ ने कंपनी छोड़ दी। रोहन धीरे धीरे कंपनी के काम में शामिल होने लगा। चंद्र प्रकाश जी उसे हर चीज सिखा रहे थे। प्रोजेक्ट्स, मीटिंग्स, क्लाइंट्स, फाइनेंस। रोहन तेज था, जल्दी सीखता था। उसने पूरी जिंदगी संघर्ष किया था, तो मेहनत करना उसे आता था। कुछ महीनों में वो कंपनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया। अब वो सिर्फ बॉस का बेटा नहीं था, वो आदित्य सर था। दृश्य 6। नई दिनचर्या। हर सुबह रोहन और चंद्र प्रकाश जी साथ नाश्ता करते, फिर साथ कंपनी जाते, शाम को साथ घर लौटते। कभी कभी वे बाहर खाने जाते, कभी कभी फिल्म देखने। वो सब करते जो एक बाप बेटा करते हैं। धीरे धीरे रोहन को लगने लगा कि अब ये उसका घर है, ये उसका परिवार है। एक दिन शाम को वे पार्क में टहल रहे थे। पापा, आपको पता है, पहली बार मुझे लग रहा है कि मेरी भी एक पहचान है। चंद्र प्रकाश जी ने मुस्कुराकर कहा। तेरी पहचान हमेशा से थी बेटा, बस तुझे पता नहीं थी, अब तू जान गया है। और पता है पापा, अब मुझे वो सपने नहीं आते। कौन से सपने? वो जिसमें मैं अकेला हूं, भटक रहा हूं, किसी को ढूंढ रहा हूं, अब नहीं आते, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं। चंद्र प्रकाश जी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बेटा, अब तू अकेला नहीं है और कभी नहीं होगा। हस। दृश्य 7। छत पर अंतिम बातचीत। कुछ महीने बाद एक शांत रात मुंबई में, चंद्र प्रकाश जी के पुराने घर की छत पर वे दोनों वहां बैठे थे। नीचे मरीन ड्राइव की रोशनी चमक रही थी। समुद्र की लहरों की आवाज आ रही थी। आसमान में तारे थे, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रोहन ने कहा, पापा, कभी कभी मुझे लगता है कि यह सब सपना है, कि मैं जाग जाऊंगा तो फिर से अपने छोटे से कमरे में होऊंगा, अकेला। चंद्र प्रकाश जी ने उसका हाथ पकड़ा। यह सपना नहीं है बेटा, यह सच है। तू घर आ गया है। पता है पापा, 30 साल में अकेला था। मुझे नहीं पता था कि परिवार क्या होता है, प्यार क्या होता है, घर क्या होता है, लेकिन अब मुझे पता है। चंद्र प्रकाश जी ने उसे गले लगा लिया। मुझे भी 30 साल तक नहीं पता था कि बिना बेटे के जिंदगी कितनी अधूरी होती है, लेकिन अब सब पूरा हो गया। दोनों कुछ देर चुप रहे, बस समुद्र की आवाज सुनते रहे। फिर रोहन ने कहा, आदित्य, अब जहां तू है वही मेरा घर है। चंद्र प्रकाश जी मुस्कुराए। नहीं पापा, जहां आप हैं वही मेरी दुनिया है। दोनों ने एक दूसरे को देखा।
आंखों में प्यार था, सुकून था, शांति थी। 30 साल का दर्द, 30 साल का इंतजार, 30 साल की तन्हाई, सब खत्म हो गई थी। अब सिर्फ प्यार था, परिवार था, घर था। दान समापन। उस रात के बाद जिंदगी आगे बढ़ती रही, लेकिन अब वो अलग थी। रोहन, या कहें आदित्य, अब पूरी तरह अपने पापा की जिंदगी में घुल मिल गया था। कंपनी में वो एक जिम्मेदार बेटे की तरह काम करता था। घर पर वो एक प्यारे बेटे की तरह रहता था। चंद्र प्रकाश जी के चेहरे पर अब हमेशा मुस्कान रहती थी, वो मुस्कान जो 30 साल से गायब थी। कभी कभी वे दोनों उस पुरानी तस्वीर को देखते, 6 साल के आदित्य की तस्वीर, और हंसते, क्योंकि वो आदित्य वापस आ गया था, बड़ा होकर, मजबूत होकर। लेकिन फिर भी वही लोग अब भी कभी कभी पूछते, कैसे मिला आपको अपना बेटा? और चंद्र प्रकाश जी मुस्कुराकर कहते, भगवान की कृपा से। और एक बारिश के दिन जब वो डिलीवरी बॉय बनकर मेरे दफ्तर आया था, फिर वे रोहन की तरफ देखते और रोहन मुस्कुराता, क्योंकि दोनों जानते थे कि ये कोई संयोग नहीं था, ये किस्मत थी, ये प्यार की ताकत थी। ये उस पिता की दुआ थी जो 30 साल तक अपने बेटे को ढूंढता रहा, और उस बेटे की तड़प थी जो अपने परिवार को ढूंढता रहा। आज वे दोनों साथ थे और हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि कुछ रिश्ते टूटते नहीं, चाहे कितना भी समय बीत जाए, चाहे कितनी भी दूरी हो जाए। खून का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, ये रिश्ते हमेशा के लिए होते हैं। समाप्त भाग 4, कहानी पूर्ण। कभी कभी जिंदगी हमसे सब कुछ छीन लेती है, लेकिन अगर हम उम्मीद नहीं छोड़े तो वो सब कुछ वापस भी लौटा देती है। बस थोड़ा इंतजार करना पड़ता है और विश्वास रखना पड़ता है। बारिश में मिला हुआ चेहरा